नमस्कार साथियों। कोई भी सभ्यता एक दिन में प्रारंभ नहीं होती। इससे अलग अलग कालखंड होते हैं जिसमें वो उभरती है, विकसित होती है और साथ ही साथ जो है वो समाप्त भी हो जाती है। ऐसा ही कुछ हड़प्पा के साथ या सिंधु घाटी सभ्यता के साथ हुआ। एक ऐसी नगरीय सभ्यता का भारत में उद्भव हुआ जो कि हमारे इतिहास से, ज्ञात इतिहास से 1000 वर्ष पूर्व था। और इनसे जो है कई सारे अवशेष ढूंढे गए जिनसे पता चला कि यहाँ के लोग बहुत पिछड़े हुए नहीं बल्कि बहुत ही विकसित थे। उनके मकान पूरी तरह पक्की ईंटों से बने थे और इस सभ्यता का विकास सिंधु नदी और सहायक नदियों के पास हुआ, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता की कहा गया। इस सभ्यता की खुदाई सबसे पहले राय बहादुर के द्वारा हड़प्पा में किया गया, जिससे वजह से इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया। ध्यान ये रखने की ज़रूरत है, हड़प्पा आज इस गांव का नाम है जहां पे इसे खुदाई की गई। और हम इतिहास के रूप में देखें तो इसे हरिरूपिया नाम का भी दिया गया है। इससे कालखंड की बात की जाए तो जैसा मैंने कहा आपके कि इसका प्रारंभ जो है वो आपका 3200 से 2600 इससे पूर्व में हुआ। इससे बाद ये परिपक्व हुई 2600 से 2900 ईस्वी और 1900 से 1300 ईस्वी पूर्व में इसका समापन होना प्रारंभ हो जाता है। इसी जो है इस हड़प्पा सभ्यता की खास बात में ये 3 कालखंड दिए जाते हैं, लेकिन ये बात भी ध्यान रखनी है कि इसको लेकर विद्वानों के बीच गंभीर मतभेद हैं। अब सामान्य से एक बात समझिए ना, नरेंद्र मोदी और कहीं जाते हैं तो 2 धड़े खड़े हो जाते हैं। एक, जिस नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे जाकर झंडे गाड़ दिए, दूसरा नरेंद्र मोदी ने वहाँ जाके लुटिया डुबो दी। ऐसा ही जो जबकि ये वर्तमान है और दोनों ही अपने तथ्यों से इस सब प्रमाणित कर रहे होते हैं। जब वर्तमान है तो इतनी बातें, अगर वर्तमान न हो तो फिर भूतकाल में जिसका कोई प्रमाण नहीं देने वाला तो कितनी ही बातें होंगी। तो इसी वजह से यहाँ पर भी विद्वानों में मतभेद बना रहता है। सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की बात कर लें तो ध्यान देने की जरूरत है। उत्तर में आपका मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर, लिखना थोड़ा मुश्किल है, आप पढ़ लेना यहाँ पर, और पश्चिम में सुतगा गैंडोर पश्चिम में। तो ये जो है हड़प्पा सभ्यता की खास बात रही है, इतना बड़ा विस्तार क्षेत्र बना था। ध्यान ये देना है कि ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला था, जबकि भारत का वर्तमान क्षेत्रफल 33 लाख वर्ग किलोमीटर है। मतलब संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 1/3 सभ्यता आपकी सिंधु घाटी सभ्यता थी, जो कि लगभग नहीं पर भी तो आपका 3200 से 1300 ईस्वी पूर्व, यानी कि मानते भी चलें तो लगभग 1322 1900 ईस्वी तक जो है भारत में के इतिहास से एक सभ्यता विकसित हुई, जिसका कोई प्रमाण हमारे पास आज है ही नहीं। कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिल पाता जिसको के बाद में ढूंढा गया राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा।
अब यहाँ देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ स्थल की बात कर लेंगे। पहला स्थल, ध्यान रखना है ये क्वेश्चन तो पूछे नहीं जाते, बस हमें जान लेने की ज़रूरत है। तो पहला स्थल आ जाता है हमारे सामने हड़प्पा। हड़प्पा में खास बात ध्यान रखना है, पाकिस्तान से पंजाब प्रांत में है, जहाँ पे सबसे पहले उत्खनन किया गया राय बहादुर दयाराम साहनी के नेतृत्व में। और इसका सबसे पहला एक अंग्रेज पर्यटक चार्ल्स मेसन ने इसके बारे में जानकारी दी। कहानी ये कही जाती है कि यहाँ पर जो है इस समय रेलवे की पटरियों को बिछाए जाने का कार्य हो रहा है, जिसमें रेलवे की पटरियां जो बिछाई जा रही थी उनके लिए ईंटें जो है उन्हें लाना था। तो गांव वाले जो है खुदाई करते, ईंटें निकालते और रेलवे की पटरियां बनाते चले जाते। आश्चर्य था, उन्हें लगा कि ये जो है ईंटें धरती के अंदर जो है अयस्क एवं खनिजों की तरह मिलती हैं, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। तो इससे जो है फिर बाद में जब दयाराम साहनी को इस बारे में पता चला तो उन्होंने इस कार्य को रुकवाया, इससे ऊपर पूरी जांच की, तो पता चला कि ये पूरी सभ्यता ही थी। यहाँ पर जो है एक बड़ी आबादी का क्षेत्र मिला, जिससे दक्षिणी भारत में एक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ। मतलब यहाँ के लोग शव को जलाते नहीं बल्कि दफन करते थे, जिसे लोगों ने कब्रिस्तान एच का नाम दिया। हड़प्पा में हमें विशाल अन्नागार के क्षेत्र भी मिले हैं, जिसमें सारी सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में प्राप्त संरचनाओं में ये दूसरी सबसे बड़ी संरचना है। इसमें 6 की 2 पंक्तियों में कुल 12 कक्ष प्राप्त हुए हैं, जहाँ पे अन्न रखे जाते थे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि यहाँ के लोग अनाज वगैरह भी प्रयोग करते रहे। हड़प्पा में एक पीतल की इक्का गाड़ी मिली है, मतलब यहाँ पे लोग इक्का के गाड़ियों को चलाने का कार्य भी जानते थे। हालांकि ये जो मॉडल मिला है बहुत ही छोटा सा मॉडल है, शायद बच्चों को के लिए खिलौने के रूप में इसे बनाया गया होगा, लेकिन ये इस बात का प्रमाणित कर सकता है कि इस टाइप के मतलब यहाँ पे घोड़े के कुछ लोग घोड़े के बारे में भी जानते थे। इसी स्थल पे स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे वाली एक मूर्ति मिली है, जिसे कि मातृ देवी की मूर्ति भी कहा गया है। सारी हड़प्पा सभ्यता में हमें सबसे अधिक अभिलेख युक्त मोहरे यहीं से प्राप्त हुई हैं। अगला क्षेत्र रहता है मोहनजोदाड़ो, जिसके ऊपर हमारे श्रीमान ऋतिक रोशन जी ने एक मूवी भी बनाई थी। मोहनजोदाड़ो सिंधी भाषा शब्द है, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये सिंध के लड़कारा जिले में स्थित है और सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसे जो है राखल राज बनर्जी ने ढूंढा था। ध्यान रखना है, इनमें से कोई भी चीज़ पूछी नहीं जाने वाली, बस हमें जान लेना है। यहाँ पर विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, ये पूछा जाता सकता है और कई बार पूछा भी गया है। सबसे ज़्यादा मोहरे मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई हैं। याद रखें, अभी आप कन्फ्यूजन में आएंगे, इसीलिए मैंने लिख रखा है हड़प्पा में अभिलेख युक्त मोहरे और संख्याओं में मोहनजोदाड़ो में सबसे ज़्यादा मोहरे। यहाँ के कुछ काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे डांसर गर्ल, नर्तकी की मुंष्टि, जिसे
चिकोटी विधि द्वारा बनाया गया है। याद रखिएगा, चिकोटी। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है अपने घर के बगल में छोटे बच्चों को चिकोटी काटना शुरू कर दें, उससा नहीं, लेकिन चिकोटी द्वारा बनाई गई मूर्ति प्राप्त हुई है। इसी के साथ पशुपतिनाथ की मूर्ति बहुत ही महत्वपूर्ण। 5 जहाँ पशु और उनके बीच बैठा हुआ है एक योगी। सूती कपड़ा, उसी समय से लोग सूती के बारे में जानते थे। मतलब गांधी जी ने कोई नया व्यवसाय नहीं किया था। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण दाढ़ी वाला व्यक्ति जिसे पुजारी माना गया है। ये मोहनजोदाड़ो की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें प्राप्त होती रही हैं। इन सबों को अपने माइंड में ध्यान रखना है। ध्यान है सबसे बड़ा स्नानागार, उसके बाद मूर्तियाँ, कांसे की पशुपतिनाथ, सूती कपड़ा, अलंकृत पुजारी। ये 2 चीज़ें जो है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चंदूहड़ो पाकिस्तान में ही है, सिंधु नदी पर है और खनन कार्य अर्नेस्ट मे के द्वारा किया गया। यहाँ पे शहरीकरण कम पाया गया है, लेकिन मन के उपकरण और मोहरें मिली हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मनकों का निर्माण किया जाता था। अब सर जी मनके क्या होते हैं? मनके को इंग्लिश में हम कहते हैं बीड्स। अगर आप जानते होंगे किसी भी मंदिर में, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे तुलसी की लकड़ी के माला बने होते हैं। देखा है आपने? तुलसी की लकड़ी के माला या रुद्राक्ष के माला, ये तो आपने सामान्य ही देखा होगा। या फिर कुछ लकड़ियों के बने हुए माले आपने देखे होंगे। ये सारे के सारे जो एक एक पार्टिकल जिसे बनाया जाता है, उसमें छेद किया जाता है। कई बार मिट्टियों से बनाए जाते हैं, कई बार पकी हुई मिट्टियों से भी बनते हैं, कई बार इनमें अलग अलग आकृतियाँ भी पाई जाती हैं। इन सबों को हम मनके कहते हैं। चंदूहड़ो एक ऐसा स्थल था जहाँ पे वक्राकार ईंटें मिले हैं। ये बात ध्यान रखनी है, हालांकि पूछा आज तक नहीं गया है, पर ये बात भी ध्यान रखनी है कि यूपीएससी में किसी भी चीज़ का भरोसा नहीं कर सकते। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, जहाँ सरस्वती नदी के साक्ष्य मौजूद रहे। इस स्थल की खोज अमलानंद घोष ने की। यहाँ पर जुते हुए खेत, 2 फसल की बुआई और अग्निकुंड के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, अग्निकुंड मतलब संभव है वैदिक कर्मकांडों में अग्निकुंड भी यहीं से लिया गया होगा। यहाँ पर एकमात्र जहाँ जल निकासी प्रणाली के साक्ष्य नहीं मिले हैं। हालांकि बेलनाकार मोहरें और अलंकृत ईंटें, डिजाइन ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। अब लोथल, यूपीएससी इसमें बारे में पूछ भी चुका है। अहमदाबाद में भोगवा नदी के किनारे ये लोथल पाया गया है। ये खंबात की खाड़ी के बेहद नज़दीक है। माना ये जाता था कि जब ये काठियावाड़ एक द्वीप था, गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र एक द्वीप हुआ करता था। गुजरात को हम लोग इसी तरह दिखाते हैं। ये ऊपर वाला हिस्सा हो जाता है कच्छ,
और नीचे वाला हिस्सा हो जाता है काठियावाड़। तो काठियावाड़ के इस क्षेत्र में जब ये द्वीप था तो संभव है लोथल का एक मुख खंभात खाड़ी, वर्तमान से खंभात खाड़ी के पास खुलता रहा होगा। यहाँ पर जो है एक बड़ा जहाज़ों का बेड़ा भी मिलता रहा है और बंदरगाह के स्थल भी मिलते रहे हैं। यहाँ से धान और बाजरे दोनों के साक्ष्य मिले हैं। मतलब यहाँ पे चावल मिल चुका, गेहूँ मिल चुका, जौ मिल चुका, बाजरा मिल गया, इन सबों के साथ मिले हैं। इस स्थल पे हमें 3 युगल समाधियों के साक्ष्य मिले। 3 युगल समाधियाँ मतलब पुरुष साथ ही साथ महिलाएं संभवतः के साक्ष्य मिले हैं। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये होता था कि जो सती प्रथा को हम आज मानते हैं, ये सती प्रथा उस समय भी प्रोविलेंट थी, रही हो सकती है। या ये भी संभव है कि महिलाओं ने जो है अपने पति के साथ अपने आप को दफन कर लेना उचित समझा। संभावनाएं अपार है। इसके बाद अगला नाम आ जाता है धौलावीरा। गुजरात के कच्छ जिले में भचाऊ तहसील में ये क्षेत्र पाया जाता है, जो कि मानहर और मानसर नदियों के पास है। धौलावीरा में सिंधु घाटी सभ्यता कालीन नगरों के विपरीत नगर का विभाजन 3 हिस्सों में हुआ है, जबकि हर एक जगह पर 2 हिस्सों में विभाजन किए गए। यहाँ पर बांध और कृत्रिम जलाशय के साक्ष्य मिले हैं, जो स्पष्ट करता है कि नगर में जल प्रबंधन की बेहतरीन व्यवस्था थी। अब बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन की। सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इस प्रकार योजना एक ग्रिड के रूप में विकसित होती थी। मतलब पूरा का पूरा शहर एक प्लान्ड सिटी था। आप अपने मैप में जाएं और तुरंत ही जो है आप चंडीगढ़ का एक नक्शा देखें तो आपको जो है कुछ स्ट्रक्चर इस तरह मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। इस टाइप के कुछ स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे जो कि एक प्लान्ड सिटी के ही आधार पे हैं। अगर आप ऐसे ही ग्रेटर नोएडा को भी देखें तो यहाँ पर भी आपको कुछ ऐसे ही नगरें मिलेंगे। ऐसा ही आप जो है गांधीनगर को देखें या जितने भी देश में बनाए जा रहे नए नगर हैं, उन सबों की स्थितियाँ आपको कुछ ऐसी ही मिलेंगी। जल निकासी अपना महत्व था, जो कि सड़कों के दोनों ओर बनाई गई थी और नालियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हुआ करती थी। जाहिर सी बात है, इस समय पे प्लास्टिक नहीं पाया जाता था तो नालियों के जाम होने की भी जरूरत नहीं थी। नगर को 2 हिस्सों में बांटते थे। एक हिस्सा पश्चिमी टीला था, दूसरा हिस्सा पूर्वी टीला था। पश्चिमी टीला सामान्यतः ऊंचा हुआ करता था, पूर्वी टीला सामान्यतः नीचा हुआ करता था। तो इन्हें कुछ नाम दे दिए गए, जैसे दुर्ग और निचला नगर कहा गया। ये सारे नाम आज दिए गए हैं
क्योंकि अभी तक सिंधु घाटी सभ्यताओं के अभिलेखों को पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु घाटी सभ्यता मात्र शताब्दी में रहा होगा। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ पे भी 4 वर्ग थे: विद्वान, योद्धा, श्रमिक और व्यापारी। यहाँ पे भोजन की बात करें तो शाकाहार और मांसाहार दोनों ही तरह के भोजन प्रयोग होते थे। ये मौसम के प्रति संवेदनशील थे। ऊनी और सूती दोनों ही तरह के वस्त्र मिलते थे। पुरुष और महिलाएं दोनों ही आभूषण पहनते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे। यहाँ से तलवार, ढाल, शस्त्र, कवच इत्यादि के साक्ष्य नहीं मिले हैं। ऐसा भी मानते हैं काफ़ी सारे लोग कि आर्यों के आक्रमण के कारण इनका वध हुआ और इनके पास पर्याप्त हथियार नहीं थे जिससे कि ये अपनी सुरक्षा कर सकें। लेकिन इससे भी बहुत सारे खंडन मिलते रहे हैं, प्रमाण खंडन मिलते भी रहे हैं, जो आगे भी मिलते रहेंगे। जहाँ के लोग कृषि वस्तुएं जैसे जौ, चावल, गेहूँ, मटर, सरसों, राई, तिल, खरबूज, खजूर इत्यादि चीज़ों का प्रयोग करते थे। यहाँ के लोग जुते हुए खेत से एक साथ 2 फसल बोने के बारे में जानते थे। मतलब यहाँ पर जो है आपका 2-2 फसलों के बोए जाने का या चक्रीय फसल का भी साक्ष्य मिलता रहा है। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। मतलब ये लोग कांस्य के बारे में जानते थे। तांबे और टिन को 9:1 के अनुपात में मिलाते थे, जिससे कि इनका कांसा तैयार होता था। यहाँ से लोग लोहे के प्रयोग से परिचित नहीं थे और शायद उन्हें तलवार के बारे में भी जानकारी नहीं थी। इस दौरान आंतरिक और बाह्य दोनों ही व्यापार अच्छे से सुमेरिय सभ्यता के लेखों से पता चलता है कि विदेश में सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापारियों को मेलुहा कहा गया है। मेलुहा नाम का एक जो है पुस्तक भी लिखी गई है। इससे बारे में भी आप लोग जान लीजिए। और आप लोगों का सवाल है कि मेलुहा पुस्तक के लेखक कौन है। इसी से याद आया, पिछली बार भी हमने आपसे सवाल पूछा था, सोहन नदी घाटी और बेलन नदी घाटी। तो जानिए, बेलन नदी घाटी विंध्य प्रदेश में वर्तमान मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश के पास पाया गया है। वहीं सोहन नदी घाटी सिंधु नदी के पश्चिमी तट पर सिंधु की ये सहायक नदी है और पाकिस्तान में बहा करती है। ये बात ध्यान रखना है। और आज का सवाल जिसका जवाब आप कमेंट में देकर बताएंगे, मेलुहा नाम की पुस्तक के लेखक कौन है। इसके बाद लोथल नाम की सिंधु घाटी सभ्यता से हमें फारस या यूँ कहा जाए पर्सिया या फिर से कहें ईरान के मोहरें मिली हैं। कालीबंगा से बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की ओर इशारा करती रही हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इसमें बहुत सारे मत हैं, लेकिन कोई भी मत पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो सका है क्योंकि कोई अनुमान नहीं है। काफ़ी लोगों ने इस सब पतन का कार्य आर्य आक्रमण को माना, लेकिन कई सारे शोध इस मत का खंडन कर चुके हैं। और अगर आप कभी भी CCRT या इग्नू के बुक को पढ़ेंगे तो उसमें एक पूरा चैप्टर डाला गया है, आर्यन इन्वेजन थ्योरी द मिथ, मतलब आर्यों का आक्रमण करने का सिद्धांत
और उसके बाद एक कॉलन, एक असत्य सिद्धांत लिखा गया है। इसके अलावा कई विद्वान जलवायु परिवर्तन, बाढ़, सूखा, प्राकृतिक आपदा, पारिस्थितिक संतुलन, प्रशासनिक शिथिलता आदि को सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी मानते हैं। हालांकि जब पूरी तरह मतभेद है इनमें, तो हम जो है यूपीएससी में अपना उत्तर कैसे लिखेंगे? यूपीएससी में हमें ये लिखना होगा कि इतनी बड़ी सभ्यता एक साथ विनष्ट नहीं हो सकती, लेकिन कई सारे कारकों के एक साथ होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह विनाश के कगार पर पहुंच गई। अब एक उदाहरण समझिए, जैसे मैंने जो लाइन प्रयोग की है उसका उदाहरण एक बार समझ लेते हैं। सपोज ये कोरोना वायरस एक बहुत ही खतरनाक वायरस था, मान लेते हैं। इससे लोग जो है बहुत ही बुरी तरह मरे थे। हालांकि काफ़ी लोग की मौत भी हुई, बुरी तरह मरे, लेकिन काफ़ी लोगों ने अपने आप को घर के अंदर बंद कर दिया। इसी दरमियान मान लिया कि घरों में आग लग गई, कई जगहों पे सूखे पड़ गए। ऐसी जो है कई सारी चीज़ें एक साथ घटित होने लगी, और जब कई सारी चीज़ें एक साथ घटित हुई तो इससे जो है पूरा का पूरा सिंधु घाटी सभ्यता एक साथ नष्ट हो गया। हालांकि उत्तर सिंधु घाटी सभ्यता के काफ़ी लंबे समय तक उल्लेख मिलते रहे, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो सका कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी लोग थे वे सारे के सारे लोग दक्षिण भारत की ओर क्यों स्थानांतरित हुई। क्या उन्हें बलपूर्वक स्थानांतरित किया गया? और यदि वो स्थानांतरित हुए तो अपनी सभ्यता के अवशेष को दक्षिण भारत में आगे उन्होंने कंटिन्यू क्यों नहीं किया? तो यार हम पहले कहीं से दूसरी जगह पे अपने आप को स्थापित करते हैं। जैसे हम भारत से छोड़कर हम अमेरिका में गए तो हमने वहाँ पर एक छोटा सा ही सही मंदिर बना लिया। ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्यों नहीं कर पाए? नगर नियोजन के तरीकों को आखिर वो कैसे भूल गए? तो ये जो है कुछ बहुत बड़े प्रश्न हमारे सामने आकर बन जाते हैं। खैर, साक्ष्यों से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता विकसित सभ्यता थी, लेकिन कैसे थी इसका उत्तर आज तक नहीं दिया जा सका, और इसका पतन कैसे हुआ इसका ये भी अनुत्तरित है। इसके अलावा जब तक सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकती है, और जब तक इसे पढ़ नहीं लिया जाता तब तक कई सारे अनसुलझे सवाल बने रहेंगे, जिसका स्पष्ट उत्तर देना अभी मुनासिब नहीं है, और ये जल्दीबाजी होगी। इसी साथ जो है हमारा पहला सिंधु घाटी सभ्यता का उल्लेख समाप्त होता है। आज जो है आप सबों में को पता होगा यूपीएससी का क्वेश्चन का रिजल्ट आ चुका है। यूपीएससी 2022 में हिंदी मीडियम से मात्र 13 रिजल्ट हुए हैं। पूरे 989 छात्रों में सिर्फ 13 रिजल्ट हिंदी माध्यम से हैं। पहला रिजल्ट जो है जो हिंदी में टॉपर है वो उसका रैंक ऑल इंडिया में 87वां है। मतलब 86 लोग इंग्लिश मीडियम में हैं, उसके बाद 87वां रैंक जो है वो, या फिर 83वां, मतलब 80 से बाहर तो है। इतने बुरे हालातों में है। इससे कई सारे कारण हैं। इससे ऊपर एक अलग से वीडियो बनेगा जो आप लोगों को कल तक मिल जाएगा। तो अब जो है आप लोग खुद निर्णय लें कि क्या आप लोग इन सारे नोट्स को सीरियसली लेने वाले भी हैं या नहीं। आपको अगर मैं बता दूं, मैं खुद भी यार ये सारे नोट्स आपको देता हूं, इन सारे नोट को मैंने
कॉपी में अपनी जगह लिखा। नंबर 2, इसे टाइप किया। नंबर 3, फिर आप लोगों को डिलीवर कर रहा हूँ। एक वीडियो या 2 वीडियो जो आप लोगों को मुश्किल से 30 से 40 मिनट देखने में लगता है, उसमें एक लंबा समय लगता है उसे बनाने में, और इसके बाद भी आप लोग इसका प्रयोग नहीं करते। आप में से मुझे संदेह है कि अधिकतर लोग तो पूरा वीडियो भी नहीं देखते। खैर, ये आपकी चॉइस है। फिलहाल तो बस यही कहूँगा, आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हो सके तो हमारे इस आगाज 2024 योजना का हिस्सा बने और इससे पेड मेंबर बने, ताकि आप सबों को जो है नोट्स प्रोवाइड किए जा सकें। जैसे कि हमारे पास फ़िलहाल अभी 5 पेड मेंबर्स मौजूद हैं। ठीक है, फिर मुलाकात करते हैं आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार।